चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या फिर मूवमेंट अलोंग डिमांड को, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या फिर मूवमेंट अलोंग डिमांड को। ओके, तो ध्यान से, बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है बेटा, बहुत ध्यान से। यस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग डिमांड को। इस टॉपिक को समझने से पहले एक बात आपको बस याद रखनी है कि डिमांड के जो फैक्टर्स थे, डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स थे, वो थे प्राइस ऑफ गिवन गुड, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टॉपिक में ध्यान रखना है, याद रखना है कि जब भी डिमांड प्राइस के चेंज होने से अगर चेंज होगी, सिर्फ प्राइस ऑफ गिवन गुड से अगर डिमांड चेंज होगी, उसे बोला जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर डिमांड में चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से आता है, उसके लिए हम यूज करेंगे चेंज इन डिमांड। तो नेक्स्ट टॉपिक है, तो ध्यान रखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है कि व्हेन क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, मतलब खुद कॉमोडिटी के खुद के प्राइस अगर चेंज होते हैं, ऑब्वियस डिमांड में चेंज आएगा, तो बढ़ेगी या तो कम होगी, उसे बोला जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड नहीं बोला जाएगा। चेंज इन डिमांड नेक्स्ट टॉपिक है, बताऊंगा उसमें क्या होता है। तो अगर डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसको ध्यान रखो बस, उसे बोला जाएगा चेंज इन क्वांटिटी। ओके, अब चेंज का मतलब क्या है, तो बढ़ेगी या तो कम होगी। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, बड़ा ही सिंपल, बहुत ही आसान, टू टाइप्स में। दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यस, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब मेरी बात समझिएगा बहुत आसानी से, बहुत आराम से। एक्सपेंशन मींस क्या होता है दोस्तों, ऑब्वियस बढ़ना होता है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस, एक्सपेंशन मींस बढ़ना, तो क्या लिखूंगा, राइजेस, ड्यू टू, ऑब्वियस ही बात है डिमांड कब बढ़ती है आप सब जानते हैं, प्राइस से भी और अदर फैक्टर से भी, लेकिन मैंने क्या लिखा है इस टॉपिक में, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करनी है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लिख देता हूं यहां पर, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये लिखोगे तो बहुत सही रहेगा। सारा रोल इस चीज का है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब कि अदर फैक्टर्स की बात ही नहीं हो रही, बात सिर्फ प्राइस की हो रही है। जब प्राइस की ही बात हो रही है तो सोचना भी क्यों है अदर फैक्टर्स को। तो व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइजेस, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, ड्यू टू, ऑब्वियस बात है, क्या लिखूंगा, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, अदर फैक्टर्स का नाम भी नहीं लेना, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, और लिखना है साथ में कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, क्योंकि उनकी बात ही नहीं हो रही, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर डिमांड बढ़े ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट इज नॉन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब सोच लीजिए कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, व्हेन क्वांटिटी डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होना, व्हेन क्वांटिटी डिमांड फॉल ड्यू टू, ऑब्वियस ही बात है, राइज इन प्राइस। अगर डिमांड फॉल हो रही है ड्यू टू राइज इन प्राइस, कीपिंग
अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ध्यान रखिए, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब डिमांड फॉल हो रही हो ड्यू टू राइज इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन। जब डिमांड बढ़ रही हो ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट को बार बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग मत भूलना। अब एक्सपेंशन की टेबल और डायग्राम बनाते हैं बहुत सुंदर सा। यहां लिखा मैंने प्राइस, यहां लिखा क्वांटिटी, डिमांड। एक्सपेंशन दिखाना है मुझे, क्योंकि मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। देखो, एक्सपेंशन दिखाना है मुझे, तो एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है कि डिमांड का बढ़ना, बढ़ा दी मैंने, 10 से हो गई 20। ओके, कब बढ़ती डिमांड? जब प्राइस कम होते हैं। मैंने लिख दिया प्राइस हो गए मेरे 2 रुपए से 1 रुपया। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलो, तो एक्सपेंशन में क्या दिखाया आपने कि डिमांड बढ़ी 10 से 20 ड्यू टू फॉल इन प्राइस, 2 रुपए से 1 रुपया हो गया। अब इसी चीज को आप डायग्राम में प्रेजेंट कर दें और देखें क्या होता है। तो आपने क्या किया, प्राइस जब 2 था, डिमांड थी 10 यूनिट्स, मैंने दिखा दिया प्राइस जब 2 था, डिमांड थी 10 यूनिट। जैसे ही प्राइस कम होके 1 रुपया आया, डिमांड हो गई दोस्तों 10 यूनिट से 20 यूनिट। मैं पहले इस पॉइंट पे था, अब मैं इस पॉइंट पे आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन करता हूं ना, मेरे को एक कर्व मिलता है, मेरे को एक कर्व मिलता है। उस कर्व को मैं क्या बोलता हूं? ऑब्वियस, उस कर्व को बोलता हूं मैं डिमांड कर्व। क्या बोलता हूं उस कर्व को? डिमांड कर्व, दैट इज डीडी। तो आप क्या देख रहे हो कि आप प्राइस के कम होने के बाद जब डिमांड बढ़ी, तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने क्या किया? आपने मूव किया। ए से बी आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसे मैं नाम देता हूं डाउनवर्ड मूवमेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में आपने मूव किया नीचे की तरफ, इसे मैं नाम देता हूं डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक का नाम मूवमेंट क्यों है। इसका भी लॉजिक है, देखो, क्योंकि यहां पे मूवमेंट हो रही है। आपको याद रखना है, याद नहीं भी है तो कॉन्सेप्ट याद रखो, डायग्राम बनाकर देखो, टेबल बनाकर देखो कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में कौन सी टाइप की मूवमेंट होती है। आपको दिख रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। डन। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से अगर डिमांड कम हो जाए, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन। तो आपने दो कॉलम ले लेने हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस जब आपका इंक्रीज हुआ 1 से 2 रुपए, डिमांड 20 यूनिट्स थी, जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड हो गई 10 यूनिट। तो आप इस चीज को प्रेजेंट करें एक डायग्राम के अंदर। करते हैं जी प्रेजेंट। प्रेजेंट जब किया आपने, तो आपने देखा कि प्राइस जब 1 रुपए था, डिमांड थी 20 यूनिट्स। ओके जी। जब प्राइस 1 से 2 हुआ, तो डिमांड हो गई 20 यूनिट से 10 यूनिट। होना ही था, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम। आप पहले इस पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पर, अब आप ऊपर की तरफ आ गए। पहले आप नीचे गए थे, अब ऊपर आ गए, क्योंकि प्राइस बड़े हैं और डिमांड कम हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको दिख रहा होगा ऊपर आए हैं। तो आपकी मूवमेंट जो है ना, वो ए से बी अब ऊपर की तरफ है। वो नाम देते हैं डिमांड कर्व डीडी। तो आपकी मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ है, तो मैं इसे अपवर्ड मूवमेंट का नाम दूंगा। ये सुन लो, यस सर। तो एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट। अब आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक का नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी। अगर डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है, तो मूवमेंट्स होंगी, शिफ्ट नहीं होगा डिमांड। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखने। बहुत सिंपल टॉपिक था, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं है, मैंने बहुत आराम से एक बार रिवाइज करा देता हूं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। दो टाइप है इसके, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ रही हो ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट।
कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि डिमांड कम हो रही है टू राइज इन प्राइस, कीपिंग द फैक्टर कांस्टेंट। एक्सपेंशन में देखा आपने मूवमेंट डाउनवर्ड हुई है, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड हुई है। मूवमेंट हो रही है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड। दैट्स इट। एग्जाम में ये टॉपिक ज्यादातर डिफरेंस के रूप में आता है। अब एक टॉपिक और कराऊंगा, उन दोनों का डिफरेंस आपको एग्जाम में आ सकता है। तो अभी ये टॉपिक आ गया, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस टॉपिक को ध्यान से देखें कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है। सारा रोल प्राइस का, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, फैक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक में मैं अदर फैक्टर्स को चेंज करने वाला हूं और प्राइस को कांस्टेंट रखने वाला हूं। जो चीज यहां चेंज हो रही थी वो नेक्स्ट टॉपिक में कांस्टेंट हो जाएगी, और जो चीज यहां कांस्टेंट थी वो नेक्स्ट टॉपिक में चेंज हो जाएगी। इतना। चलो समझाते हैं। ये समझ लिया तो आगे आराम से समझ आ जाएगा। तो टॉपिक है चेंज इन डिमांड। टॉपिक का नाम क्या दोस्तों? चेंज इन डिमांड। और इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड को। अब शिफ्ट क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा आगे, जैसे मूवमेंट समझ में आ गया था। शिफ्ट इन डिमांड का, चलिए सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कि व्हाट इज चेंज इन डिमांड। हम क्या लिखेंगे? व्हेन क्वांटिटी डिमांड changes due to change in other factor। देखो अब प्राइस नहीं लिखा, अगर डिमांड में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर है। व्हेन क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अब लिख रहा हूं कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। यहां पर प्राइस कांस्टेंट होगा, इसका मतलब यहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं चल। लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, जो वहां चल रहा था यहां नहीं चल रहा। कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, अगर डिमांड में चेंज अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से आ रहा है। क्या आपको डाउट तो नहीं है कि डिमांड में चेंज आता नहीं अदर फैक्टर्स? डिमांड में चेंज बहुत सारे फैक्टर्स से आता है, प्राइस से भी, अदर फैक्टर से भी। तो अगर डिमांड में चेंज अदर फैक्टर जैसे कि इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, इनकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर चेंज इन डिमांड। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके भी दो टाइप हो सकते हैं। ऑब्वियस, या तो डिमांड बढ़ेगी या तो कम होगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड। इसके अंदर भी दो टाइप्स हैं। एक आपका रहेगा इंक्रीज इन डिमांड, वहां एक्सपेंशन था या इंक्रीज है, दोनों टॉपिक अलग अलग हैं तो नाम भी अलग अलग है। और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? सुनिएगा ध्यान से। व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइज, इंक्रीज मतलब राइज, ड्यू टू, अब मत लिख देना यहां पे फॉल इन प्राइस, तो वहां लिखा था ना यहां पर प्राइस कांस्टेंट है तो क्यों लिखूं फॉल इन प्राइस? तो फिर कैसे बढ़ेगी डिमांड? ड्यू टू इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में मान लो इनकम बढ़ गई कंज्यूमर, नॉर्मल गुड के केस में टेस्ट प्रेफरेंस फेवरेबल हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो व्हेन डिमांड राइज ड्यू टू इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स, अगर डिमांड अदर फैक्टर्स के फेवरेबल होने से, या इंक्रीज बोल सकता हूं, व्हेन डिमांड राइज ड्यू टू इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। प्राइस नहीं बदल रहा दोस्तों, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स भी बदल सकते हैं, उनसे भी डिमांड बदल सकती है, इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। मेरी बात समझ में आपको आई होगी। जब डिमांड अदर फैक्टर्स के बढ़ने से बढ़ी, प्राइस कांस्टेंट है, तो जब आप टेबल बनाएंगे ना तो प्राइस कांस्टेंट रखेंगे, कहीं आप प्राइस फॉल कर दो। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं हुई है, प्राइस कांस्टेंट रखना और डिमांड बढ़ानी है।
अब आप बोलोगे सर डिमांड बढ़ कैसे गई, प्राइस तो सेम है। अब बच्चों लिखा है ऊपर ड्यू टू इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स के इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ गई, के नाम लिखूंगा अभी, उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अगर मैं बोलता व्हेन क्वांटिटी डिमांड फॉल ड्यू टू डिक्रीज इन अदर फैक्टर, ड्यू टू डिक्रीज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, डिमांड कम हो रही है अदर फैक्टर्स के फॉलने से, इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड अदर फैक्टर्स के कम होने से डिक्रीज हुई है। तो यहां पर भी आप प्राइस कांस्टेंट रखेंगे, तो डिमांड कम कैसे हुई दोस्तों, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, 40 से 20 हो गई। तो आपको प्राइस कांस्टेंट रखना है, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है कि आप प्राइस चेंज। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएगा सब बताऊंगा, पहले इस टेबल से आप ग्राफ बनाओ और फिर देखो कि क्या रिजल्ट आता है, शिफ्ट होता है कि नहीं। टॉपिक का नाम शिफ्ट है ना, शिफ्ट होता है कि नहीं। यहां पर आप लिखते हो प्राइस, यहां लिखते हो क्वांटिटी डिमांड, ऐसा ही ना। तो प्राइस आपके कांस्टेंट है 10, डिमांड आपकी 20 थी पहले, प्राइस अभी भी 10 है लेकिन डिमांड आपकी 20 से 40 यूनिट्स हो गई है। तो डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन प्राइस वैसे के वैसे है कांस्टेंट। पहले आप ए पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे आ गए, डिमांड कर्व कहाँ है। डिमांड कर्व आप बनाएंगे इस तरह से, पहले डिमांड कर्व ये था जब आप ए पॉइंट पे थे, अब डिमांड कर्व नया आ गया, आप बी पॉइंट पे आ गए। तो इस टॉपिक में आप क्या बोलोगे, एक नया डिमांड का हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि यहाँ शिफ्टिंग हो रही है, कौन सी, वो भी राइट वर्ड शिफ्ट। तो इंक्रीज इन डिमांड में राइट वर्ड शिफ्ट होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में थी डाउनवर्ड। यहां पर प्राइस कांस्टेंट है इसलिए शिफ्टिंग हो रही है, ध्यान रखें। अब आप डिक्रीज इन डिमांड भी देख लो। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है कि प्राइस आपका 10 था, डिमांड आपकी 40 थी, तो आपका डिमांड कर्व जो था वो ये था। प्राइस अभी भी 10 है लेकिन डिमांड आपकी 40 से 20 यूनिट्स हो गई, तो आपका डिमांड कर्व जो है ना अब नया आ गया क्योंकि प्राइस तो सेम ही है। लेकिन इस केस में आपका डिमांड कर्व जो है वो ए से बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज। अब दिक्कत कहां आती है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड या व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, तो आप क्या लिखेंगे, ये मैं आपको समझा देता हूं। इसके उल्टे आप डिक्रीज में कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास अदर फैक्टर्स के नाम पे क्या है, प्राइस ऑफ गिवन गुड को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब अदर फैक्टर्स में आते हैं, आप लोग जानते हो। ये देखो, प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब अदर फैक्टर में आते हैं, इनको चेंज करने से आपकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो प्राइस ऑफ गिवन गुड को छोड़ के अगर हम देखें तो दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है अदर फैक्टर में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। उसके अंदर दो गुड्स आती हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। आप सोचो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता था कि डिमांड बढ़ जाती थी। मैं एग्जांपल याद दिलाता हूं, जब टी के प्राइस बढ़ते थे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती थी, इंक्रीज। मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसको मैच करते हैं, जब टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी ना, तो इंक्रीज ही हो रहा है ना। अगर मैं लिखता हूं फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जांपल से समझते हैं, अगर कार के प्राइस कम होंगे, फॉल लिखा है, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज होनी चाहिए। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये सब अदर फैक्टर्स में आते हैं, मेरी बात समझो। अगला फैक्टर था इनकम, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है।
लेकिन नॉर्मल गुड्स की इंफीरियर नहीं लिखना, क्योंकि इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, वो डिक्रीज में है। तो राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर ब्रैकेट में नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड बढ़ती है इनकम बढ़ने पे, इंफीरियर के केस में। उसके बाद आप इनकम के केस में एक और पॉइंट डाल सकते हैं, फॉल इन इनकम। अगर इनकम कम हो जाए कंज्यूमर की, लेकिन गुड इंफीरियर है, गुड कौन सी है? इंफीरियर। इंफीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम आपकी कम होती है तो आप डिमांड बढ़ाते हुए, इसलिए इंक्रीज का रीजन हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे कि फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल है अबाउट एनी कमोडिटी तो डिमांड बढ़ाएगा। और पॉइंट बन सकता है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज कंज्यूमर डिमांड को इंक्रीज करें। ये सारे के सारे पॉइंट अदर फैक्टर है, ध्यान से। अदर फैक्टर से इंक्रीज इन डिमांड ही होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर मैं बोलता फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन गुड तो डिमांड बढ़ती, वो इंक्रीज नहीं होता, वो एक्सपेंशन होता। मैंने लिखने इंक्रीज इन डिमांड के रीजन, तो सारे के सारे अदर फैक्टर लिखे और वही लिखे हैं जहां डिमांड जिनसे बढ़ती है। इसके उल्टे कर दो, इसके उल्टे कर दोगे तो रीजन बन जाएंगे डिक्रीज इन डिमांड के, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बहुत ध्यान से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। सब अदर फैक्टर्स हैं और सब में डिमांड बढ़ रही है, इसके उल्टे करेंगे तो आपकी डिमांड डिक्रीज होगी, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट के रीजन होंगे, उससे आप अच्छे से करना। अब एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्या आता है? डिफरेंस। एग्जाम में डिफरेंस आता है, सुनिएगा ध्यान से। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। इनका डिफरेंस एग्जाम में आ जाता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का नहीं, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। अगर इनका डिफरेंस एग्जाम में आया तो आप लोग कैसे करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास 11th के बच्चे लापरवाही थोड़ी सी कर देते हैं। वो क्या कि जब भी आप डिफरेंस करेंगे, कोई भी डिफरेंस किसी भी चैप्टर में, किसी भी बुक में, किसी भी किताब में, कोई भी सब्जेक्ट में डिफरेंस, सबसे पहले आप बेसिस लिखेंगे। बेसिस, बेसिस क्या होता है कि आप किस पॉइंट के बेस पर डिफरेंशिएट कर। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा पहले मीनिंग, इसका मीनिंग, यहां पर एक्सपेंशन कर रहे हैं आप, टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और फिर आप कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेसिस। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है आप सब जानते हैं, when demand increases due to decrease in price, वो एक्सपेंशन का मीनिंग हो गया। ओके, इंक्रीज में when demand increases या rises due to increase in other factors keeping price constant, वो आपका इंक्रीज का रीजन हो गया। मीनिंग के बाद आप लोग बताएंगे रीजन अलग से। यहां पे लिखते हैं हम, जैसे कि ड्यू टू फॉल इन प्राइस एक्सपेंशन होता है, आप लिख देंगे ड्यू टू फॉल इन प्राइस। यहां पर इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स, आप लिख देंगे रीजन इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स। उसके बाद तीसरा, टाइप ऑफ मूवमेंट या शिफ्टिंग, जो भी है मूवमेंट या फिर शिफ्टिंग आप बताएंगे। जैसे कि एक्सपेंशन में होती है डाउनवर्ड मूवमेंट, तो आप बता देंगे डाउन मूवमेंट होती है। यहाँ इंक्रीज में होता है राइटवर्ड शिफ्ट, आप बता देंगे राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस बन सकते हैं, डिटेल में बताएंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। चौथा बन सकता है लॉ ऑफ डिमांड, कौन से केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, कौन से में नहीं है। आप ध्यान से देखें, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, इनवर्स
रिलेशनशिप आ रहा है तो यहाँ पे एप्लीकेबल है और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। इस तरह से आप डिफरेंस, टेबल डायग्राम का डिफरेंस आप करना चाहते हैं तो आप लास्ट में करें, पर मेन ये पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, तो पेपर में एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इनका डिफरेंस आ सकता है। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। मूवमेंट हो गया हमारा, शिफ्टिंग हो गया, उसके बाद है डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ मेंशन नहीं है, तो एक तरह से आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि आप लोग डिफरेंस बनाएंगे। डिफरेंस किस में बनाएंगे? एक्सपेंशन में और इंक्रीज में, और कॉन्ट्रैक्शन में, डिक्रीज में, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। ये आपको देखो मैंने बता दिया कैसे करना है, आप आराम से कर सकते हो। बेसिस बनेंगे मीनिंग, रीजन, टाइप मूवमेंट, शिफ्टिंग, लॉ ऑफ डिमांड। एक डिफरेंस और आपको बता देता हूं मैं कि किसका टाइप है ये। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड किसका टाइप है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का टाइप है। इंक्रीज किसका टाइप है? चेंज इन डिमांड का टाइप है। तो इस तरह से आप 5 पॉइंट मैंने बता दिए। टेबल डायग्राम का भी एक पॉइंट बन सकता है आप, लेकिन 5 प्राइमरी इंपॉर्टेंस इनको दें, बाद में किसी और को दें। ऐसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज आप कर सकते हैं। मूवमेंट और शिफ्टिंग पूरा डिफरेंस आप लोग कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आज का मैं होमवर्क को नोट करा देता हूँ क्योंकि होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है आपको होमवर्क में आज? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस करेंगे आप लोग आज होमवर्क में। और दूसरा डिफरेंस आप लोग करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड का। इसी को हम बोल सकते हैं, डिफरेंस सेम है ये, मूवमेंट या शिफ्टिंग। बात एक ही है, मूवमेंट या शिफ्टिंग, इन दोनों का डिफरेंस ये आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। होमवर्क आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल डायग्राम का डिफरेंस लास्ट में, पहले 5-6 मेन पॉइंट बताया ना मैंने आपको, वो आप करेंगे। देखना आपको बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा ये, अगर आप ध्यान से करेंगे तो। अच्छा, अब इसके बाद ना एक टॉपिक हमारे पास बचता है, दैट इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है, सब का सब यहाँ यूज डायग्राम्स का। इसको कर लेंगे तो आपके पूरे मार्क्स इस चैप्टर में आ सकते हैं। क्रॉस डिमांड क्या हो? एक के प्राइस दूसरे के डिमांड, मेरी बात समझ। तो क्रॉस डिमांड क्या है? क्रॉस डिमांड सिर्फ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के केस में पॉसिबल है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के केस में पॉसिबल है। मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गया, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा इसका? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। क्या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगा? क्या इंक्रीज इन डिमांड होगा? क्या डिक्रीज इन डिमांड होगा? क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? चारों में से आपको बताना है कि कैसे आप समझेंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि किसका केस है, इसमें क्या होगा। सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के टाइप है, और ये अदर फैक्टर है। याद है आपको? ये अदर फैक्टर है। अदर फैक्टर के केस में हमेशा शिफ्टिंग होती है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज में से एक बात है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्राइस ऑफ गिवन गुड्स से होती है बस। अब अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे, सोचो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज इन डिमांड। ऐसे आपको रिजल्ट निकालना है। मैंने जैसे निकाला टॉपिक को लिंक करके, ऐसे आपको निकालना है। अब इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है? शिफ्टिंग मूवमेंट। आप बोलोगे शिफ्टिंग होती है, अभी टॉपिक पढ़ा। राइट या लेफ्ट? आप बोलोगे राइट वर्ड शिफ्ट। तो इस केस में आपकी राइट वर्ड शिफ्टिंग होनी है और आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ऐसे पहचानना है टॉपिक को, ऐसे करना है। अब मैं आपको सारे केस कराऊंगा जितने बन सकते, आराम से सारे के सारे केसेस।
फिर होमवर्क भी दूंगा। इन टॉपिक को, इन केस को ध्यान सुनना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे घूम जाते हैं, कैसे बनेगा आपको बताता हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे, सुनिए ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं बच्चों, सुनना ध्यान से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्रॉस डिमांड का। सबसे पहले क्रॉस डिमांड का मतलब क्या है, मैंने बताया आपको कि जब एक गुड के प्राइस चेंज होंगे तो दूसरी गुड की डिमांड पे क्या फर्क। अब दो गुड्स वाला केस तो एक ही पॉइंट में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके अंदर आपके 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक केस ये बन सकता है अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि शो द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व व्हेन देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहां पे क्रॉस डिमांड वाला केस है। क्रॉस मतलब क्या होता है, एक के प्राइस दूसरे की डिमांड। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में राइज इन प्राइस और फॉल इन प्राइस दोनों आ सकते हैं। फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे ही दो पॉइंट और बन सकते हैं, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और फोर्थ केस, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये 4 केस क्रॉस डिमांड के। अब समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला केस जो है, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं दोस्तों तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज होती है। ये था क्रॉस डिमांड इफेक्ट। टी के प्राइस बढ़ते हैं तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज होती है। अब इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनेगा और क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आप ये पहचानो कि इस केस में शिफ्टिंग होनी है, मूवमेंट। कैसे पहचानोगे, यहां देखो, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का एक पार्ट है। अगर राइज इन प्राइस ऑफ टी होता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ती है। मैं बोलता हूं, अगर यहां लिखते हो आप प्राइस ऑफ कॉफी और क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी, जिसकी डिमांड पे इफेक्ट शो करना है उसको आप एक्स पे लीजिए और वाई पे लीजिए। यहां प्राइस ऑफ टी मत लेना। प्राइस ऑफ टी आप रफ में लिखें। प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये थे कॉफी के प्राइस और ये थी कॉफी की क्वांटिटी डिमांड। जैसे ही टी के प्राइस बढ़े तो कॉफी की डिमांड बढ़नी चाहिए, कीपिंग प्राइस ऑफ कॉफी कांस्टेंट। तभी तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। बहुत सारे बच्चे यहां पर प्राइस ऑफ टी लिख देते हैं जहां मैंने प्राइस ऑफ कॉफी लिखा है। अगर ऐसा आप करेंगे, शिफ्टिंग कैसे होगी सोचो। तो शिफ्टिंग होती है ये हमने जान लिया, और शिफ्टिंग हो भी रही है, देखो हमने देख भी लिया। राइट वर्ड शिफ्ट, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर होगा तो डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट, ये आपको पहचानना है। कैसे पहचानना है मैंने बता दिया आपको। पहले आप केस देखो, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये इंक्रीज इन डिमांड का केस है या डिक्रीज का। हमने पहचान लिया कि इंक्रीज इन डिमांड का केस है, राइट वर्ड शिफ्ट होना चाहिए, हमने कर दिया। ऐसे अगर फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, अगर टी के प्राइस कम हो रहे होते, कॉफी की डिमांड कम हो जाती, इसे कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं बोल सकता, वो तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स से होता है। यहाँ डिक्रीज इन डिमांड का केस है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ऐसे आपको पहचानना है हर केस में कि शिफ्टिंग राइट वर्ड होगी या लेफ्ट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, शो द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, शो द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व व्हेन देयर इज, शो द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व व्हेन देयर इज, नंबर 1 केस लिखा हुआ है राइज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। आपको डिमांड कर्व पे इफेक्ट बताना है अगर ये केस आपको दिया हुआ है। अब सोचिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज अदर फैक्टर, यस और नो। यस सर, अदर फैक्टर में आता है। प्राइस ऑफ गिवन गुड के अलावा सारे अदर फैक्टर। इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ रही है, ठीक है, राइस, गुड नॉर्मल है, तो डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस।
इसको आप इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे या एक्सपेंशन? सर इंक्रीज बोलेंगे, अदर फैक्टर से हुई है। इंक्रीज इन डिमांड में राइट वर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट? सर राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो आपको यहाँ पर राइट वर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व दिखाना है और बात खत्म। एक टॉपिक था शो द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, तो क्या इफेक्ट पड़ा? डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। हमने कैसे पहचाना? हमने एक एक चीज को लिंक किया और पहचाना कि ऐसा होगा, और आप दिखा दो कि राइट वर्ड शिफ्ट। अब पॉइंट इज कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे आप? एक्स और वाई एक्सिस पे आप लिखोगे क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड, और यहां लिखोगे प्राइस। इनकम की वजह से डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो, आपको ऐसे दिखा। तो इस तरह से केस कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, और केस क्या बन सकते हैं? मान लो आपका केस ही आया, शो द इफेक्ट ऑन डिमांड का व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अब ये पॉइंट अदर फैक्टर का है, शिफ्टिंग होनी है यहां पर भी। अगर कार के प्राइस फॉल होंगे तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, तो ये क्या होना है? इंक्रीज इन डिमांड। मतलब कि राइट वर्ड शिफ्ट वाला केस दिखाना पड़ेगा, आप राइट वर्ड शिफ्ट बना। इस तरह से आपको केसेस करना। तो आपको जो जो केसेस करने हैं, मैं वो केसेस लिख कर दे रहा हूं, वो केस को आप अच्छे से घर पे करेंगे और डाउट पूछेंगे। मैं आपको हिंट भी दूंगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, शो द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व व्हेन देयर इज। अब व्हेन देयर इज के बाद बहुत सारे केसेस मेरे पास है। एक केस मैंने करके दिखाया ये वाला, एक केस मैंने करके दिखाया इनकम वाला, और एक केस आपके पास ये लिखा हुआ, बता दी मैंने। अब ये था आपका दूसरा केस। अब बाकी के केसेस आप घर पे करोगे। थर्ड केस में लिख रहा हूं यहां पर, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें क्या होगा आप बनाएंगे, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट केस इज फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन केस में डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप बताएंगे। उसके बाद एक केस दे रहा हूं, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसके अंदर चार केस बनेंगे। सर ऐसा क्यों? सर इनकम ऑफ बार में दो गुड्स थी, नॉर्मल इंफीरियर। नॉर्मल के केस में राइज और फॉल दोनों दिखाओगे, इंफीरियर के केस में भी राइज और फॉल इन इनकम दोनों। चार डायग्राम बने। एक मैंने बना के दिखाया आपको कि इनकम बढ़ी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स तो डिमांड राइट वर्ड्स। ऐसे ही आप चारों केस बताओगे। उसके अलावा expectation of rise in price in future, expectation of rise in price in future। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो आज डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? आज डिमांड बढ़ जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। ऐसे आप केस बनाएंगे। हिंट मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। ये केसेस आपको बनाने हैं। अगर एग्जाम में आपको आता है एक ऐसा केस जो आपको कंफ्यूज कर देता है कि फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, अब तक सब में शिफ्टिंग हो रही थी, यहां पर नहीं होगी, बोलो क्यों? प्राइस ऑफ गिवन गुड से तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होती है। अगर फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन गुड दिया हुआ है तो प्राइस कम डिमांड बढ़ेगी, यहां पे आप क्या बनाओगे? एक्सपेंशन या मूवमेंट होनी है। हर केस में शिफ्टिंग नहीं हो सकती। तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे। आपको डिमांड कर्व बनाना है, कैसे बनेगा फिर एक्सप्लेन करना है उसको क्या क्या। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका डिमांड कर्व से क्या रिलेशन, डिमांड से क्या रिलेशन, अब क्या बताओगे? आप पढ़ चुके हो नॉर्मल गुड्स जनरली जो होती हैं वो सुपीरियर क्वालिटी की होती है, हाई क्वालिटी की होती है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं? ये वो गुड्स हैं, जनरली लो क्वालिटी गुड्स हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड, ठीक है। तो इनका इनकम के साथ इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ने पे इनकी डिमांड कम होती है, तो डाउनवर्ड कर्व यहाँ पे हो सकता है इनकम के साथ, प्राइस के साथ की बात नहीं कर रहा मैं। उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ है नॉर्मल गुड्स का और इंफीरियर गुड्स का। उसके बाद यहां जो मैंने भी केस कराया आपको कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है
नॉर्मल गुड्स का केस है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट रखेंगे आप, डायग्राम बनाएंगे आप, जो मैंने बनाकर दिखाया आपको। ये सारे केसेस यहाँ पे बने हुए हैं और आप अपने हिसाब से केस बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है। इस सारे डायग्राम बनाने के बाद इसे आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो अच्छे से करना है इस टॉपिक को। कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, आपको हर डायग्राम के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे 2, सबके साथ आपको लिखना है कि यहाँ पे क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, तो आप लिखोगे राइट वर्ड शिफ्ट, एक्सप्लेनेशन में भी लिखोगे, डायग्राम के साथ भी लिखोगे। यहां क्या हुआ, राइट वर्ड शिफ्ट लिखोगे आप, राइट वर्ड। इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या आएगा, शो द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व व्हेन देयर इज, आपको कोई भी केस दे, आपको पहचानना है वो इंक्रीज का है डिक्रीज का, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। ध्यान रखें, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अदर फैक्टर की जब बात होती है तो प्राइस कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किस एग्जाम में आ सकता है, मैंने आपको बताया, यहां पर मूवमेंट होगी, इसको आप ध्यान रखें। एक ही केस बनेगा, 2 केस बनेंगे, एक्सपेंशन एक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये केस बहुत कम आते हैं, बट शिफ्टिंग वाले केसेस ज्यादा। तो आपका जो होमवर्क है आज का, वो 2 होमवर्क हो गए। एक तो डिफरेंस दिया मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन का और डिक्रीज का, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड का। वो डिफरेंस के बाद आप लोग ये डायग्राम बनाओगे जो मैंने आपको किया। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसके डाउट ले सकते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, न्यूमेरिकल्स भी है बहुत सारे। तो डिमांड चैप्टर जो आपका फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।